अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासी तौर पर आज एक हाई टेम्परेचर डे है। इमरान खान 25 मई के लॉन्ग मार्च के बाद आज एहतजाजी जलसा कर रहे हैं। अब इमरान खान सिर्फ जलसे तक ही महदूद रहेंगे या इसे जलसों की एक सीरीज में मुंतकिल करके फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, इस पर कयास आराइयां जारी हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज भी आज लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही हैं। इस सिलसिले में वो PP 167 के इंतखाबी हल्के में पहला खिताब करने जा रही हैं। अब देखना होगा कि नून लीग की हुकूमत के फैसलों से होने वाली महंगाई का इम्पैक्ट मरियम नवाज किसी हद तक कम कर पाती हैं और मरियम इस मुहिम से नून लीग को इंतखाब में कितना फ़ायदा दिलवा सकती हैं। तीसरा अहम इशू जो आज की गुफ्तगू में ज़ेरे बहस आएगा वो पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इजरा है। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फैसले को जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया है। अहम बात यह है कि इस फैसले में ना तो हमजा की वज़ारत आला के लिए कोई निगरान या अबूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और ना ही इन इख्तियारात के अलावा कोई ताकत सल्ब की गई है जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने से अज खुद कम हो जाती है। यानी हमजा शहबाज इलेक्शन में हल्कों में कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ के लिए कोई तरक्याती स्कीमें जो हैं उनका ऐलान नहीं कर सकते। फिर तहरीक इंसाफ मुसलसल गुज़िश्ता रोज़ से क्यों कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की वज़ारत आला की ताकत को महदूद कर दिया है। हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे क्योंकि चौधरी परवेज अलाई साहब ने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दे दी थी। अगरचे हमारा ये इरादा नहीं था और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि PTI का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक सूबाई वजीर सैयद यावर बुखारी साहब प्रोग्राम में हैं, इग्नून से साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट जैगम खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। रजवाना साहब आपसे आगाज़ करेंगे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इमरान खान साहब अभी तक एक एहतजाज और तहरीक के मोड में हैं और अपनी डिमांड सामने रखे हुए, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों की सूरत हाल की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पर कल जो कुछ कोर्ट में हुआ और आज जलसों की बात, अगर वो दोबारा से एक ऐसी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करते हैं, हुकूमत के पास निमटने के लिए कोई सियासी हिकमत अमली है या हुकूमत पैनिक कर रही है? शुक्रिया जी। ये सियासी हिकमत अमली तो चल ही रही है और हम एक सियासी पार्टी हैं और हमारे साथ पाकिस्तान की सरकर्दा दीगर सियासी जमातें हैं जिनकी जो है हमें सपोर्ट हासिल है और पार्लियामेंट का हिस्सा है, जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है। सियासत के मैदान में तो सियासी मुकाबले किए जाते हैं। जहाँ तक इंतज़ामी मामलात का ताल्लुक़ है, वो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, यह उनका फील्ड है। जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि सियासी सरगर्मी जो हैं वो उसकी इजाज़त भी है और कर भी सकते हैं। रजवाना साहब, जैसे 25 मई को जो कुछ हुआ और लाहौर में लोगों के घरों के अंदर तक पुलिस गई, उठाया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को मूव नहीं करने दिया गया, टॉर्चर के वाक़यात हुए, अगर दोबारा किसी लॉन्ग मार्च ऐसे एहतजाज की कॉल होती है, लोगों को इस्लामाबाद की तरफ जाना पड़ता है, तो क्या राना सनाउल्लाह साहब तब आने देंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक सियासी जमात है और सियासी तौर पर हर जमात को एहतजाज का हक है, या राना सना फैसला करेंगे कौन इस्लामाबाद आएगा और कौन नहीं? नहीं, वो तो साफ ज़ाहिर है, जब इदारे वहाँ बैठेंगे, इदारों के अफसरान बैठेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, उनकी एजेंसीज की रिपोर्ट्स होंगी, उनकी सीक्रेट जो है ना रिपोर्ट्स होंगी, उसके मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जितना भी इज्तनाब किया जाए, चादर और चार दीवारी का ख्याल रखा जाए, तो दैट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, यावर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये आज का जलसा सिर्फ आज का ही एक जलसा है, किसी नए बयानी और नई एहतजाजी तहरीक की तरफ PTI बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजो। देखिए, ये जलसों का ये एक सिलसिला जो बीच में थोड़ी सी ब्रेक दी थी, ये दोबारा शुरू किया है और ये तो महंगाई के खिलाफ है, क्योंकि हम लोगों ने इन अरस्तू की औलादों को हमने इनको बताया था तरीकाकार कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे वक्त में 11.5% से हम इसको 8.5% पे ले आए। ये हम नहीं कह रहे, ये इनका इदारा है जो आज़ाद-ओ-शुमार का इदारा है, वो बताता है इनको कि ये ऐसे हुआ था। अभी जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर के अंडर,
उसके अंदर जब इन लोगों ने आजादो शुमार देखे पिछले 2 सालों को, दंग रह गए कि पिछले साल 5.74% ग्रोथ थी, इस साल 5.97% ग्रोथ थी, जिसको ये लोग कहते हैं कि मईशत को हम तबाह कर गए। मईशत का हुजम हम 386 अरब डॉलर पे हम ले गए थे। ये लोग बात को समझ ही नहीं रहे हैं। ये लोग क्योंकि अमेरिका के ऐसे पिट्ठू हैं और ये इनकी एक आदत है कि उनको इक्तदार चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर। इन लोगों ने अपने एनआरओज करवाने थे, अपनी जो 11,000 अरब रुपए की जो करप्शन थी उसको इन लोगों ने क्लियर करवाना था। ये बहुत सारी चीजें हैं कि हम ये समझते हैं कि ये लोग नाअहल हैं, ये लोग खुद परस्त हैं, ये लोग इस मुल्क का इनके साथ कुछ भी नहीं है। इनकी दौलतें जाके आप लंदन में सिर्फ देख ले, नॉर्थ लंदन में, और ये एवन फील्ड वगैरह तो छोटी है, इससे ज्यादा इसके बच्चों की वहां पे है। फिर आप जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज देख लें, पूरी दुनिया में फैली हुई है माशाल्लाह। फिर और जितने इसके अंदर एक्टर्स थे उनकी भी दौलतें सारी बाहर है। हम ये कहते हैं कि अगर इन लोगों के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत है, सब कुछ बेच के आए पाकिस्तान, जैसे इमरान खान ने किया था, एक फ्लैट था बेच के इधर आ गया और इधर ही रह रहे, वो हर चीज की कुर्बानी दे के यहाँ पे बैठा हुए। यावर बुखारी साहब, कत्ता कलामी की माजरत ख्याल है, किसी की वतन से मोहब्बत को तो हमें जज नहीं करना चाहिए कि उसको किस बुनियाद पे जज किया जाए। अवाम फैसला करेंगे अपना वोट देते हुए। सर ये फरमाइएगा, 25 मई का जो लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया था, अधूरा रहा। मेरे माँ बाप, अब सुने मेरी बात सुन ले, मेरे माँ बाप भूखे घर में हो और मैं पैसा लेके जाके दूसरा घर बना लूं, अपनी बेगम को बच्चों को ले जाऊं, तो इससे मेरी क्या मोहब्बत का इजहार है? आप खुदा का वास्ता है बात को अकली दलील के साथ समझे। जिस फर्द को इस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है, सिर्फ इक्तदार है, वो अपना पैसा सारा बाहर। यावर बुखारी साहब, फिर सवाल ये बनता है कि पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही, गरीब बंदे को ना समझाएं सर। पौने 4 साल आप लोग इख्तियार में रहे, मुकम्मल इख्तियार रखते थे, लामहदूद आप लोगों ने ऑर्डिनेंसेस जारी किया, सब काम करते रहे। आप ऐसा कोई कानून बना देते इस मुल्क के लिए, और फिर वो सिर्फ सियासतदानी क्यों? जितने लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, इंतजामी ओहदों पर है, रियासती ओहदों पर है, किसी का इस मुल्क से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो। अगर पौने 4 साल रहकर आप ऐसे कानून साजी नहीं कर सके, तो फिर आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप कमजोर रहे, तकरीर पर ज्यादा जोर रहा। नहीं, इसके अंदर मैं समझता हूँ ये हमें बिल्कुल करना चाहिए था। ये हमसे गलती हुई है और ये हम इसका खमियाजा भुगतेंगे, लेकिन मुसीबत ये मुल्क भुगत रहे ना। देखिए इन लोगों की जिनकी इतने हजारों लाखों अरब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड पाउंड्स की जिनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर पड़ी हुई है, वो मुल्क में इस वक्त क्यों नहीं लाते? वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अगर ये लोग इतना सब कुछ कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ले आए, हम बताते हैं कि ये कहां पे ठीक है। देखिए इन्फ्लेशन आपकी 30% को हिट कर गई है, गरीब बंदा क्या करे? ठीक बुखारी साहब, मैं आती हूं, मुझे जरा ज़ैगम खान साहब को शामिल करने दे। ज़ैगम खान साहब, सिर्फ 3 महीने पीछे चले तो फरवरी में पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही थी महंगाई खत्म करने के लिए, और उस हुकूमत के खिलाफ पावर शो हो रही थी उस वक्त की अपोजिशन। 3 महीने बाद आज की अपोजिशन PTI है, और वो आज की हुकूमत और महंगाई के खिलाफ पावर शो कर रही है। कुछ बदला है सर, और वाकई ज़मीनी हकाइक में हम कुछ आगे चले गए हैं? किस तरीके से रीएवैल्यूएट करेंगे? और जो कुछ बुखारी साहब कह रहे हैं, आपके ख्याल में हम आगे की तरफ जा रहे हैं या सफ़र पीछे की तरफ तय किया है? इसाइशा पीछे की तरफ गए हैं, बदला कुछ नहीं, पहले से ज़्यादा ख़राब हुआ है। 2018 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत गई थी तो वो भी एक बहरान देकर गई थी, और जब PTI गई है तो उससे ज़्यादा बड़ा बहरान देकर गई है। अभी बताया गया कि मईशत का हुजूम जो है वो बढ़ा, PTI के दौर में नहीं बढ़ा, कोई ख़ास तौर पे नहीं बढ़ा। मईशत की रीबेसिंग की गई, नई कैलकुलेशन की गई, जिसके नतीजे में जो PPP का दौर था उसकी मईशत का हुजूम भी बढ़ा, मुस्लिम लीग नवाज़ की जो दौर था उसके दौर की भी मईशत का हुजूम बढ़ा। जो PTI का दौर था 4 साल, उसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट है 4 सालों का वो सिर्फ 3% है। और सिर्फ आप इस बात से समझ लें कि इस साल हमारा ग्रोथ रेट बेहतरीन है, 6% के करीब है, और हम बदतरीन बहरान में हैं। यही 2018 में हुआ था, बेहतरीन ग्रोथ रेट, बदतरीन बहरान। होता ये है कि जो हमारी ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक नहीं है, प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड नहीं है, वो कंजम्पशन पे बेस्ड है, वो इस तरह की है जो हमें मुसीबत में डालती है। इस साल आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो डॉलरों की कमी है पाकिस्तान में, वो 18 बिलियन डॉलर है जो कर्ज लेकर आएगी। जो एवरेज 4 साल में हमें हर साल जो हमारा करंट अकाउंट रहा है डेफिसिट, वो 15 बिलियन डॉलर रहा है। तो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर बाहर से उधार लेकर उसको पूरा किया गया। इस साल आपके बजट का खसारा 5,500 अरब रुपए है।
जो ये लोग जो कुछ छोड़कर गए हैं वो एक बहुत बड़ा बहरान है, और जो अभी तक इकदाम किए गए हैं उनकी ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ से इस हुकूमत का टेस्ट शुरू होता है कि अब वो क्या करें। जहाँ बहरान को संभालना था, देखिए वो तो ज़रूरी था, बहरान को संभालने की तो एक ज़रूरत थी, उसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं था कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, IMF के पास इस वक्त जाना था। इसके अलावा तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इतना बड़ा बहरान आपके सामने खड़ा था जिस तरह का श्रीलंका का है। जी ज़ैगम खान साहब, आपने अभी बात की, बुखारी साहब 5.7 से 5.9 तक का ग्रोथ रेट बता रहे थे, आपने 3% का बताया, और फिर आपने कहा कि हमारी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। अभी अगर 18 में देखें तो उस वक्त जब हुकूमत आई तो उन्होंने हमें जो बावर कराया सबको, जब डॉलर को फ्री फ्लोट कराया गया कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने आर्टिफिशियली स्टेबल रखा, जिस वजह से हम यहाँ पहुंचे कि हमें नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि आर्टिफिशियली था फ्री फ्लोट कराएंगे डॉलर को, और फिर डॉलर जिस तरह चढ़ा, महंगाई चलती रही, लोग रोते रहे, और हुकूमतें यही कहती रही कि गुज़िश्ता दे गई थी इसलिए अवाम को सफर करना पड़ रहा है। अब 3 माह में जो हुआ, ये हुकूमत आई, ये कहते हैं कि जिन्होंने IMF से मुआहिदा कर लिया था, ये लिख कर दिए थे हम हर महीने बढ़ाएंगे, अब हमारी मजबूरी है वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो ये गुज़िश्ता हुकूमत हमें दे के चली गई थी। सर, हमारी पूरी की पूरी मईशत क्या कर्जा ओरिएंटेड चल रही है, चाहे वो गुज़िश्ता हुकूमत थी या ये हुकूमत थी? अवाम से वादा कुछ और करते हैं मगर दरअसल कर्जों पर मुल्क चलाया जा रहा है, इनकी अपनी कोई एफिशिएंसी नहीं कहीं भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं। मसला यही है कि आप जितने डॉलर कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि आपने एक मसनूई मईशत बनाई हुई है, आपने शुगर मिलें लगाई हैं, आप प्लाट माफिया को आपने एंगेज किया हुआ है, उनको आप मुसलसल इंसेंटिव देते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें वो नहीं है, और पाकिस्तान में ऐसे हालात क्रिएट नहीं किए गए जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के लोग आएँ यहाँ एक्सपोर्ट सेक्टर में आके इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें, पाकिस्तान में। सर, एक छोटा सा जवाब, क्या गुज़िश्ता हुकूमत ने भी FDI को फोकस नहीं किया? क्योंकि PTI तो क्लेम करती है। जी दुरुस्त कह रहे हैं, PTI के दौर में FDI और ख़राब हुई, गुज़िश्ता हुकूमत ने भी नहीं किया। उन्होंने भी वो इक़दामात जो लेने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हो, वो उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी कॉस्मेटिक्स किए, लेकिन ये तमाम इंडिकेटर्स PTI के दौर में खराब हुए, FDI तो कम हुई है। मैं आपको उनका जवाब दूंगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी नहीं रह गया, क्योंकि ये भी एक क्लेम है PTI का कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया इस मुल्क में। देखिए, इस महीने, इस साल के, इस माशी साल के जो पहले 10 साल थे PTI के, उसके मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी $25 बिलियन, आपकी इंपोर्ट्स थी $65 बिलियन, आपका तजारती खसारा था $40 बिलियन। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को आप देखिए उस फ़र्क के तनाजुर में कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल जो हमारी थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ी, उसकी ज़्यादा बड़ी वजह ये है कि ये इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से हमारी चीज़ों को भी ज़्यादा अच्छा रेट मिला, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं गई, या फिर IT ने थोड़ा सा कमा लिया। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा हम माशी एंगल पे जा रहे हैं, लेकिन सियासी बड़ा जरूरी है क्योंकि सियासी देना चाहूंगा। बुखारी साहब, मैं बिल्कुल आपको लेती हूँ, मुझे रजवाना साहब से जो आपने सवाल उठाया था उसका जवाब ले लूँ, फिर आप ज़ैगम साहब और रजवाना साहब दोनों का ही जवाब दे दीजिएगा। तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो हम गुज़िश्ता काफ़ी सालों से अब देख रहे हैं, वो मईशत को भी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाने दे रहा। रजवाना साहब, बुखारी साहब ये कह रहे थे कि हमें बताया गया, और इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी बड़ी महंगाई हो गई थी, वे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मईशत डूब रही थी, ये आएंगे संभाल लेंगे। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी 2 महीने में जितना कुछ हुआ महंगाई को लेकर, ये तो गुज़िश्ता किसी भी वक्त में नहीं हुआ। तो सर, आप लोगों के पास तो पॉलिसी नहीं थी, तो हुकूमत लेने की जल्दी काहे को थी? देखिए, बात यह है कि हुकूमत लेने की जल्दी की बात नहीं है। इन्होंने जो 3.5 साल में किया होगा, ठीक है ना जी, अपना उसका क्रेडिट ले रहे हैं, बट आई फील के ज़्यादा जगलरी ऑफ फिगर्स है। ये इदाद व शुमार का जो है ना गोरख धंधा है, इतने % और इतने %, ठीक है ना जी। बात यह है कि जब ये हुकूमत आई, अब ये एक लफ्ज़ है जी कि आपकी हुकूमत आई, आपसे मुराद नून लीग नहीं है, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, और पार्टी, जितनी पार्टीज असेंबली में बैठी हैं उनकी हुकूमत है। उनके आते ही उसके बाद IMF की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। उनकी पिछली शराइत पर पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया, मैं कोई ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान ब्लेम गेम ने दिया है।
सच बोलें, झूठ से इज्तनाब करें। अवाम को नारों में, जलसों में, जलूसों में इतना आसमान पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद जब हकीकत वाज़े होती है तो फिर कन्फेशन करते हैं, फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आई, फिर कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे, फिर कहते हैं बड़े मसाइल थे, हमें समझ नहीं आई। हम पहले कहते हैं हमारे पास टीम है, फिर कहते थे कि हमारे पास टीम नहीं थी, पहले कहते थे हमारी तैयारी है, फिर कहते थे हमारी तैयारी नहीं है। एने हो गुजर गया वक्त। अब जब ये हुकूमत आई है उसके लिए देखें IMF की कितनी कड़ी शराइत थी। सर जी, रिजवाना साहब, कतई कलामी की माजरत, कतई कलामी की माजरत, ये हुकूमत नून लीग की है, वजीर आजम आपका है, वजीर खजाना आपका है। ये जो करके बैठे थे, ये जो करके बैठे थे, वो तो आप जानते थे इन्होंने क्या मैस क्रिएट किया है। I don't agree। वजीर आजम को वोट दिए सारी जमातों ने दिए हैं, ठीक है ना जी। अब बात यह है इक़्तिदार खान साहब के हाथों चला गया, ओके। अब इक़्तिदार में वापस आने की एक स्ट्रगल है। ब्लेम गेम को छोड़ दें, मेरा व्यू है। बुखारी साहब को इस पे मतलब है वो अच्छा कहकर लगाया, अच्छा माहौल खुशगवार हो गया, मगर इस ब्लेम गेम को छोड़ दें। अब महंगाई की जो रीजन फिर वही कहकर लगा रहे हैं बुखारी साहब, आई जॉइन विद यू। आपने कहा माहौल खुशगवार अच्छी हो गया, बात तो कर रहे हैं और खुशगवार करें रिजवाना साहब। मैं इस खुशगवारियत के दरमियान में जरा देखें, बुखारी साहब ने यह भी कहा कि आप लोगों ने NRO लेने को हुकूमत में आए, 11,000 अरब की करप्शन का आपने NRO कहाँ गया? कोई मुझे ये बताएं कौन सी करप्शन? नेशनल देखें, क्रॉस टॉक ना करें बुखारी साहब। मैं आपकी जी रिजवाना साहब प्लीज, जी रिजवाना साहब आप मुकम्मल करें, फिर मैं बुखारी साहब से चाहिए। जी कहिए। गुजारिश ये है कि NRO कहाँ गया, कहाँ की 11,000 अरब की करप्शन? अफवाहें, खबरें और सारी की सारी जो है ना, ये प्लेइंग टू द गैलरी है। बात ये है केसेस पेंडिंग है, अदालतों में है, जो फैसला होगा देखा जाएगा। ठीक है जी। अब बात रही जी इनकी दौलतें हैं, फलां है। मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो देखें, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए, उसके बाद बहुत बड़े कारोबारी फैमिली है। करप्शन है तो साबित करो, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल क्राइम एजेंसी ने लंदन में मियां शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शहबाज के अकाउंट फ्रीज किए। शहजाद अकबर साहब ने करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए, अपनी तहकीक कराते रहे, आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है कि द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि किसी जुर्म से पैसा कमाया हो। नारा यह है करप्शन करप्शन करप्शन। वो इलेक्शन हो रहा था तो मरहूम टिक्का खान सुना इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो हर जलसे में कहते थे सिपाही हूं, सिपाही था, सिपाही रहूंगा। पीछे से आवाज आई जनाब तरक्की भी करो। भाई करप्शन के नारे लग गए, आगे चलो, मुल्क को आगे चलाओ। तुम अपनी बारी लेना चाहते हो सकता है आपकी बारी आ जाए, तो आप अपने प्लान दो। महंगाई जो हुई है IMF की शराइत की वजह से हुई है, इंटरनेशनल महंगाई की वजह से हुई है। तेल की कीमतें दुनिया में चढ़ गई, LNG के सौदे वक्त पे नहीं किए गए, पावर प्लांट बंद थे। और दूसरा जो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, पावर प्लांट्स लगे हैं और इन्वेस्टमेंट आई है, चाइना का CPEC आया है, लोग आए हैं। मैं फिर दोबारा कहता, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जी मैं किसी पर तनकीद करूं, मैं तो ये कहता हूं मुल्क आपका भी और मेरा भी है। क्या इस वक्त सियासी बहरान जो है वो माशी बहरान को मल्टीप्लाई कर रहा है? क्या सियासी बहरान जो खान साहब ने क्रिएट किया हुआ है, क्या वो सियासी बहरान जो है वो माशी बहरान को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, कम ऑन एंड सिट इन द पार्लियामेंट, अपोजिशन का रोल अदा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में ये कहा है, ऑब्जर्वेशन दी है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट में ना होना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। आप इस्तीफे देके भाग गए। ड्रामेबाजी बंद करें, जो भी बात है पार्लियामेंट में आए और बताएं आपके पास अच्छे आइडियाज है तो दे दें। सवाल आपने सामने रखे हैं, इन्हीं सवालों पर बुखारी साहब का जवाब बुखारी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उन्होंने कहा आप क्या कर सके, क्या आपने साबित किया? ना करप्शन ना कुछ और, पार्लियामान में आए और निजाम का हिस्सा बने। बारी आपकी भी आ जाएगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं अपने भाई से जो एनालिसिस कर रहे थे, मुझे नाम याद नहीं है, जैगम खान साहब है, उनका मैं जवाब दे दूं जैगम खान साहब को कि मैं उनसे एग्री नहीं करता हूं। हमारी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी, जो 5.97% आपको मिल रही है, वो दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड दैट वाज बेस्ड ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अगर उनको, मैं हैरान हूं कि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है और फिर भी वो एग्री नहीं करते। 9.4% के ऊपर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही थी और ईयर ऑन ईयर 27% आपका एक्सपोर्ट ग्रो किया है। आपके पहले 10 महीने की जो फिगर है इस साल की, वो $30 अरब है, $25 अरब नहीं है। एक बात, और आपको बिल्कुल मैं इसे एग्री करता हूं कि जहां पे रुपया सस्ता हुआ
आपके प्राइस अट्रैक्टिव हुए, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी खान साहब की कोरोना की पॉलिसीज की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में थी। इंडिया से, बांग्लादेश से लोग हटे क्यों? सिर्फ चीप प्राइस नहीं था, लेवल ऑफ प्रोडक्शन थी, जिसकी वजह से हम लोगों को मिला। और ये जो ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, ठीक है, यावर बुखारी साहब का सिग्नल ड्रॉप हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो अभी रफीक रिजवाना साहब ने बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ऐसी बात की है, क्या इमरान खान साहब पॉलिसी बदलकर थोड़ा सॉफ्ट होकर सियासी अंदाज में मामला आगे बढ़ाएंगे? जारहाना अंदाज जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले रफीक रिजवाना साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का हिस्सा बने, सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहिए और आपकी बारी भी आ सकती है। ऐसी बात ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ सॉफ्ट सिग्नलिंग की भी की है और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और बातें भी आज कही हैं, वो सुनिएगा फिर इस पर जवाब लेंगे। ये शख्स हर वक्त जो है वो अफरा तफरी और अनारकी की कोशिश कर रहा है मुल्क में। जो इस वक्त जो है वो फितना और फसाद की जो है वो कोशिश कर रहा है, कभी लॉन्ग मार्च कर रहा है, उसमें फेल होता है तो फिर जो है वो पूरे मुल्क में एहतजाज करवाने की कोशिश करता है, उसमें फेल होता है तो फिर पूरे मुल्क में जलसा करवाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ इसकी ये कोशिशें हैं। तो ये जो एक बंदा और एक पार्टी है जो मुल्क में जो है वो अफरा तफरी चाहती हैं, बाकी तमाम कुव्वतें जो कि किसी वक्त जो है वो मुल्क के आइन से भी जो है वो गिला और शिकवा रखती थी, वो भी आज आपके साथ बैठे हैं, वो भी इस मुल्क की खैर मांग रहे हैं। तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद तो बगैर तो कोई मसला हल नहीं हो सकता। यावर बुखारी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब मज़ाहमती अंदाज है सियासत ही जारी रखेंगे या फिर पार्लियामान चलें, पार्लियामान नहीं सियासी जमातों के साथ बैठेंगे? अभी आपने राना सना साहब को भी सुन लिया, सियासी इस्तेहकाम के दाम के बिना तो कुछ नहीं मिलने वाला कहीं भी। राना सनाउल्लाह की बात को हम सीरियसली लेते हैं। मैं बात जाऊं जरा उधर जैगम साहब की बात की तरफ कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट था वो आप जाके चेक करें फैसलाबाद में, कराची में, कहीं भी, कि मिलों ने एक्सपैंड करने के लिए अपनी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मिले 300%, 400%। यावर बुखारी साहब, कतर कलामी की माजरत आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी ना आवाम को कुछ मिल सकता है ना माशी इस्तेहकाम आ सकता है। आप लोगों का दर्द सर रहा 3.5 साल मईशत, आप ये तस्लीम करें। अगर यही कुछ होता रहा जो हो रहा है सियासी, आप मुझे बताएं उस मईशत में प्रॉब्लम क्या था? जब ये लोग, रिजवाना साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि मैं, सर आप लोग तो खुद उस वक्त आकर ये बता रहे थे कि हमारी मजबूरियां हैं, हमारी मजबूरियां हैं ये महंगाई लाना, हमारी मजबूरियां हैं कीमतें बढ़ाना। वो बातें तो सारी कर गए, लेकिन बोलते मैं तनकीद नहीं करता, लेकिन तनकीद पूरी कर गए। लेकिन मैं उनको बता रहा हूं कि सियासी इस्तेहकाम कब आ सकता है कि जब साजिशी टोला वो अपनी गलती माने और वो बोले वाकया साजिश हुई है। अगर नहीं मानते तो वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मिनट्स हैं वो खोल के देख लें, DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लें। उन्होंने कहा जी मुदाखलत हुई है, मुदाखलत साजिश के बगैर तो हो नहीं सकती। देखिए इस मुल्क के अंदर चाइना इनके साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, कर्जे जाके लिए लोगों ने कमर्शियल बैंक से, उनके कंसोर्शियम से कर्जे लिए, हुकूमत चाइना ने नहीं दिया, हुकूमत चाइना ने सिर्फ नोट किया, बाकी कर्जा हुकूमत चाइना ने नहीं दिया। आप इनको देखिए सऊदी अरेबिया ने इनके साथ क्या किया, कतर ने क्या किया। देखिए ये बातें वो कर रहे हैं कि जो जिनके 22 बंदे कैबिनेट के अंदर जो मुलविस हैं मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स के अंदर, कहते हैं प्रूफ करो। प्रूफ कैसे करें कि जो आप दोनों पार्टियों ने 35 साल हुकूमत की, पैसे लेकर लोगों को भर्ती किया, अपने मामे चाचे को भर्ती किया, हर इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया, फिर कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन करें। वो 20 ज़िमनी इंतखाब की तरफ भी बढ़ना है। मैं जैगम खान साहब को शामिल कर लूं। जैगम खान साहब, ये आप सुन रहे हैं दोनों जानिब से पॉइंट ऑफ व्यू, PTI का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ रहा है, वो उसी नुक्ते पे खड़े हैं जो नुक्ता काफ़ी दिनों से हमारे सामने है। ये जो महंगाई की लहर इस हुकूमत में सामने आई है, क्या ये नून लीग को आने वाले इंतखाब में मुश्किल में डाल सकती है? और क्या जो PTI अब कैंपेन चला रही है, PTI को एज मिल पाएगा जिस तरह से बुखारी साहब अपने पॉजिटिव पॉइंट्स रख रहे हैं? जी बिल्कुल डाल सकती है। जब लोग इतने तकलीफ में होंगे तो वो अपने नुमाइंदों को, हुकूमत को सज़ा भी देते हैं। अब देखना तो ये है ना कि अवाम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब दिलचस्प, जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प बात है कि गुज़श्ता 4 साल भी अवाम के लिए बहुत तकलीफ़ के साल थे। इन 4 सालों में जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट में थी। फूड इन्फ्लेशन ख़ास तौर पे बहुत ही बुरी थी। एक साल में आपकी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो 50% से 100% तक भी बढ़ी। लोग ये कह रहे थे कि जैसे इमरान खान निकले तो 100 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने देखा कि फिर भी इमरान खान के जो पार्टी थी, जो लोग थे, वो साथ खड़े रहे और वो मोबिलाइज करने में कामयाब हुए। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ का भी इसी तरह होगा?
कि इस तकलीफ के बावजूद लोग साथ खड़े रहेंगे या वो मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लोगों को ये पैगाम दे सकें कि जो उनका मौक़िफ़ है कि ये तकलीफ़ किस वजह से है, किन हालात की वजह से है, बैनुल अक़वामी हालात क्या हैं, वो सब चीज़ें जो भी उनका मौक़िफ़ है वो एक्सप्लेन कर पाएँ और अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज रख सकें, अपने साथ रख सकें। जो पहला टेस्ट है वो 17 तारीख को होगा। देखते हैं अवाम किस तरीके से सोच रहे हैं। लगता ये है कि काफी टफ कंपटीशन। ज़ैगम साहब, 25 मई के बाद पीटीआई आज एक भरपूर जलसा करने जा रही है। आपके ख्याल में एक मौसर जलसा कहलाएगा, नंबर नजर आएगा, जमीनी हकीकत ट्रांसलेट होगी वहां पर? बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा जलसा होगा। पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं और उनमें अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने की बहुत सलाहियत है। हमेशा अच्छा जलसा करते हैं, आज भी अच्छा जलसा होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आज का जलसा बड़ा पुरअमन माहौल में हो रहा है। जिस तरह पिछले जलसे का धरने वाला एटमॉस्फेयर था वो नहीं है। उस तरीके से हुकूमत भी वो सख्तियां नहीं कर रही जो हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके से जो आप सख्ती नरमी की बात कर रहे हैं सर, कतई कलामी की माजरत, गुज़िश्ता रोज जो कोर्ट में हुआ, अभी हमने थोड़ी गुफ्तगू भी सुनवाई जिसके ऊपर वफाद साहब कह रहे थे हमारा इरादा नहीं था हमजा शहबाज को तस्लीम करने का, मगर परवेज इलाही साहब ने कॉन्सेंट दे दिया तो वो मान गए। ये कल जिस तरह तस्लीम कर गए बात को कोर्ट में चंद मिनट के अंदर मामले को, तो कहा जा सकता है कि पॉलिटिकली चीज़ें कुछ स्टेबल होंगी, सेटल डाउन करेंगी, या वो बस फिर एक मुफाहिमत कराई जा रही थी तो इसलिए तस्लीम कर लिया गया वहां पर? देखिए, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक तरह का रिलीफ दिया ना, बिकॉज दे हैव नो लीगल ग्राउंड्स टू स्टैंड अपॉन। पाकिस्तान के आइन की आप रोशनी में देखिए ना, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दिया, उसको उसने इम्प्लीमेंट किया। तो ये वापस एक तरह की रिलीफ लेने आए और इस तरह की रिलीफ इस वजह से भी बनी कि जो मुस्लिम लीग नवाज के लोग थे वो अग्री कर गए कि हमें कोई मसला नहीं, आप लेट कर लें इलेक्शन, आप जो है बाई इलेक्शंस के बाद कर लें। तो उनको एक तरह की ये रिलीफ मिल गई। लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं, ये रिलीफ नून लीग ने दिया पीटीआई को, देखिए दिया तो अदालत ने, लेकिन उस पर नून लीग भी अग्री कर गई। और मेरे ख्याल है वो खुद पीटीआई के लिए भी सरप्राइज था जिस तरीके से आसानी से नून लीग जो है उस पर अग्री कर गई। ठीक है, रिजवाना साहब ये जो बात कर रहे हैं ज़ैगम खान साहब, ये जो तहरीरी फैसला है वो आज जारी हुआ है, इसमें हमजा शहबाज की पावर्स को क्या कर्टेल किया गया? क्योंकि पीटीआई की जानिब से बार बार कहा गया कि कर्टेल किया गया है और उनको स्टॉप गैप अरेंजमेंट जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जबकि कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूर बात की गई, मगर पीटीआई कल शाम से और तरह इसको लेकर चल रही थी। जी सर, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से मैं ज़ैगम साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ब्रीदिंग स्पेस दी है पीटीआई को, उनको एक रिलीफ मिला है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है बिल्कुल सही फैसला किया कि वो 20 वोट निकाल दें और जो है उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन हो तो उसके बाद जो जीतेगा वही चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। उस पर मुझे बतौर एक सीनियर वकील के एक जायज़ मतलब तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं 63A की तशरीह पर, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उस पर भी है कि आर्टिकल 95 जो है जिस पर नो कॉन्फिडेंस का राइट दिया गया वो ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के 63A की तशरीह के बाद। नंबर 2, उसको मौसर बमाजी करना चाहिए था क्योंकि ये एक सज़ा है, सज़ा का कोई फ़ैसला हो, सज़ा का कोई कानून हो तो उसको जिस दिन अनाउंस किया जाए, जिस दिन वो कानून बनाया जाए, उससे अगले जो भी वाक़यात होंगे उनकी खिलाफ वर्जी होगी उन पर वो कानून लागू होता है। ये सज़ा है डिफेक्शन की, इसको मौसर बमाजी नहीं किया जा सकता था जिससे कि वो उनके वोट जो काउंट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, चीफ मिनिस्टर का ओथ हो गया। खैर, अब वो सुप्रीम कोर्ट के उस ओपिनियन के बाद वो और हाई कोर्ट के फैसले के बाद ख़त्म हो गई। तीसरी बात ये है कि देखें, हमने ग्रेस शो की, हमजा शहबाज ने ग्रेस शो की, तो कोई बात नहीं 17 तारीख तक अगर इनको है, मैं अभी ये फैसला मेरे सामने पड़ा है, मैं इसको सारा मैंने पढ़ा है। इनकी प्रेयर थी जी हमें कुछ टाइम दे दें, हमारे बंदे हज पे गए हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तरमीम करते हैं, ये 17 जुलाई हमारे नोटिफिकेशन हो जाए 5 मखसूस नशिस्तों पर। फिर उन्होंने कहा जी कि इससे बेहतर है कि आप 17 जुलाई के बाद ये करें ताकि जो है ना नया इलेक्शन आ जाए। बात ये है, जिस स्टेज पर ये इलेक्शन हुआ, जिस स्टेज पर ये 20 वोट जो हैं वो डिफेक्शन पर ख़त्म हुए और वो काउंट से निकले, तो इट वॉज ए केस ऑफ रीपोल अंडर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर हवाला भी दिया गया और हाई कोर्ट लाहौर ने यही फैसला किया है। मगर एने हो
हमने ग्रेस दिखाई है नहीं दिखाई, इन्होंने मानना नहीं है। अगर हमजा शहबाज ये बयान ना देते, आज भी मेरी कुछ लोगों से, मैंने मुल्तान से उनको फ़ोन कुछ दोस्तों को किया कि ये आपने बयान दे दिया, इससे तो अपना पीटीआई को रिलीफ मिल गया, मगर आपने ग्रेस तो ज़रूर शो की। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि दरमियान में जो है ये जो रन ऑफ इलेक्शन के वोट पड़ने हैं वो 22 जुलाई को पड़ेंगे, दरमियान में वो मान के जी ये वज़ीर आला रहेंगे। बहरहाल एनी हो, अगर ये तीनों पार्टियाँ जो हैं वहाँ पर उन्होंने ये बात मानी है जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आखिरी पैरे में फैसले के उनको एक एप्रिसिएशन भी दी है, तो यही बात आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कल जैसे हमने ये शो किया, अगर हम ना मानते तो मेरी नज़र में बतौर एक वकील के हाई कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहता और 1-2 दिन का टाइम लेके और रन ऑफ इलेक्शन हो जाना था, अक्सरियत हमारे पास थी। मगर हम मैदान में लड़ने वाले लोग हैं, हमजा शहबाज ने फराग दिली का सबूत दिया, मैदान में आ जाए, आप जीतते हैं तो बन जाए वज़ीर आला। रजवाना साहब जरा मुझे मुख्तसरन इस पे जवाब दें। आपने कहा ग्रेस का मुजाहरा किया, अभी 17 तारीख आनी है, 17 तारीख को इंतखाब है, हमें नहीं पता 17 को क्या होगा, फैसला आवाम ने करना है, लेकिन क्या कहेंगे जो हमजा शहबाज ने कल ग्रेस शो की, ये आने वाले दिनों में नून लीग की मिस कैलकुलेशन तो नहीं साबित होगी? नहीं, मिस कैलकुलेशन की बात नहीं है, ग्रेस उस वक्त होती है जो शो की है। मिस कैलकुलेशन तो ये होती है कि देखें इलेक्शन में सीटों के इलेक्शन हो रहे हैं, मिस कैलकुलेशन नहीं होती, असेसमेंट होती है, जायजे और अंदाजे होते हैं, बाज़ जगहों पे गलत होते हैं और बाज़ जगहों पे ज़्यादा होते हैं। मगर आप ये देखें जो आदमी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सारे जो है ना मेजॉरिटी इलेक्टेबल्स जिनको जहाज भर के लाया गया, ठीक है जी, वो कहते हैं जो मुनहरिफ हुए काफिर अल्लाह के, पहले जहाज भर कर आए और फिर अपनी जमात से मुनहरिफ हुए और आज आप लोगों के साथ। हाँ बस तो को मकाफात अमल है, फिक्र न करें, मकाफात किसके लिए मकाफात अमल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट मुझे मुल्तान के पीपी 217 पर दे दें, वहाँ अहम इलेक्शन है सलमान नईम और कुरैशी साहब के साहबजादे के दरमियान, जमीनी हकीकत क्या है? वो कह रहे हैं कि लोटों को वोट नहीं मिलना है। देखे जमीनी हकीकत बड़ी सिंपल सी है, आप इस पे ये मत समझिए कि जो है मैं कोई खुदा न खास्ता कोई बायस्ड व्यू दे रहा हूँ या PMLN के तौर पे दे रहा हूँ। मेरे शाह महमूद कुरैशी साहब से इंतहाई दरीना उनके वालिद साहब के वक्त हमारे ख़ानदान के दरीना मरासिम है, ठीक है ना जी। तो बात यह है कि सलमान नईम शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में MP का इलेक्शन आज़ाद जीता था, बात इसको गौर कीजिएगा, वो आज़ाद जीता था, ठीक है। अब ये भी एक बड़ी बहस तलब बात है बतौर एक वकील के कि डिफेक्शन क्लास जो है, जो बंदा PTI का टिकट होल्डर या नून लीग का टिकट होल्डर नहीं है, अपने आज़ाद इलेक्शन पे जीत के आता है, बाद में एक पार्टी में शामिल हो जाता है और पार्टी कहती है फलां को वोट दे, तो वो वोट और वो सीट वो उस पार्टी ने उसको नहीं दी, अल्लाह ताला ने दी और लोगों ने उसको एतमाद दिया, वो इंडिपेंडेंट जीता। अब उसके साथ करीब करीब उसके साथ थे हमारे नून लीग के उम्मीदवार, उसको वोट पड़े, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान जो है अपना सलमान नईम, अब तीनों को आप जमा करें, हमारी पार्टी के वर्कर, हमारी पार्टी के MPA, हमारी पार्टी के टिकट होल्डर सारे मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनका बेटा भी है और शायद मैं बन जाता अगर ये इंतखाब ना आता तो मुकाबला अपनी जगह पे है, मगर हमें लगता है हमें इस सीट पे एज है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, 5 सीटों की बात हो रही है बुखारी साहब, 4 लाहौर की और 1 मुल्तान की, जो कि काफी जिन पे नजर रखी जा रही है। मुल्तान पे तो अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं बुखारी साहब, अब आप बताइए लाहौर की 4 और ये मुल्तान वाली, कुरैशी साहब खुद वहां हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि ये लफ्ज ग्रेस शो करना बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। देखिए अगर ये लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चले और PTI छोड़ के ना जाए, ये हमजा शहबाज के पास और इसके अलावा कोई चारा था नहीं, क्योंकि हमारे 6 से 7 लोग हज पे गए हुए, हम लोग बॉयकॉट कर दें, हम लोग असेंबली से रिजाइन कर दें, आया ये लोग ये चाहते नहीं चाहते है ना, तो ये इनको पता थी सारी बातें कि हम लोगों ने क्या रिएक्ट करना है। तो बुखारी साहब ये बात लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं डिस्कस की गई? हमजा ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, ग्रेस शो नहीं की है, अक्लमंदी का मुजाहरा किया, जो मैं समझता हूँ कि एक वो सियासतदान जो काफी अरसे से सियासत कर रहा हो
उसको समझ होती है। दिल खुला रखें बुखारी साहब, दिल खुला रखें। बुखारी साहब, आप हमजा शहबाज को अक्लमंद तस्लीम कर रहे हैं, क़यादत से पूछ लीजिएगा। दिल खुला रखें। नहीं, अभी दूसरी मैं अगली बात बताता हूँ। नहीं देखिए, दिस इज नहीं रिजवाना साहब, वो मैं आपकी बात अपनी जगह, लेकिन एक चीज आपसे बड़ी मोहब्बत से बात कर रहा हूँ कि दिल खुला रखें। नहीं रिजवाना साहब, भाई है मेरे बड़े, आप मेरे बड़े भाई है। चंद एक मजबूरियां होती है जो सियासी मजबूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है तीनों पार्टियों की। रिजवाना साहब, उनकी सियासी मजबूरी समझे, भी ग्रेस शो की ना। देखिए हमने भी ग्रेस शो की कि हमने बोला कि ठीक है कंटिन्यू कर सकते हैं, हमने भी ग्रेस शो किया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इन्होंने ग्रेस शो की है, और नहीं, और हमारा भी ग्रेस शो किया है कि हम लोगों ने उनको कंटिन्यू करने दिया, वरना उनको नहीं कोई बात नहीं, वरना अगर हम लोग कहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, इंटरिम कोई और हो, तो फिर उस बात के ऊपर अलग बहस शुरू हो जाती। हमने भी ग्रेस शो की। लेकिन देखिए जहां तक बात है ना कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इस इलेक्शंस के अंदर ये जो बात की रिजवाना साहब ने बिल्कुल सही की कि सुलेमान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और उससे शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया, लेकिन सुलेमान के पीछे जहांगीर तरीन का जितना पीटीआई का ग्रुप था वो सारा उनके साथ था। ये दिमाग में रखे, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं थे, जहांगीर तरीन का पूरा जोर उनके पीछे था, तब वो जाके जीते। और पीटीआई वाले भी बीच में थे जो जहांगीर तरीन के साथ उस टाइम पे खड़े हुए थे, अब उनकी वजह से जीते सलमान। वो बहुत टफ इलेक्शन है। ठीक है सर, एक और स्टोरी सर्कुलेट हो रही है कि ओवरसीज चैप्टर के आपकी जमात के कोहदेदार ने अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात की है। क्या पीटीआई अपने कुछ बयानिए या अपने मामलात के ऊपर बोला जाए कि उन चीज़ों को रीअरेंज कर रही है, रीथॉट कर रही है? नहीं, नॉट एट ऑल। हम लोग अपने उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। देखें, हम लोग एक बंदे को मिलके या अपने मफाद की खातिर अपने बयानी को चेंज कर दें, ये कोई असूली बात तो ना हुई ना। असूली बात ये है कि डोनाल्ड लू ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो हकीकत है। वो नेशनल सर, तो ये अब्दुल्ला रियाद साहब की जो मुलाकात हो रही है, ये पर्सनल मुलाकात है या जमात के कहने पे? देखें, मोदी नहीं, कई लोग इंडिपेंडेंटली भी करते हैं। अभी मोदी साहब को जब लोग मिलते हैं, क्या इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाएगी हमारी? नहीं होती है ना। बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। वो कोई एक इंडिपेंडेंट पीटीआई का बंदा इंडिपेंडेंटली अपने फैसले के तहत उसको जाके मिलके उसको या तो उसे गिला दिया होगा या बोला नहीं हालात को बेहतर करो। वी डोंट नो। ज़ैगम खान साहब, यही कमेंट जो बुखारी साहब दे रहे हैं, मैं पीटीआई के डोनाल्ड लू से राब्तों की खबरें गर्दिश करती रही, इसके ऊपर उनकी तरफ से कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा है। आपके ख्याल में कोई हकीकत हो सकती है? पीटीआई अपने पत्ते रीअरेंज कर रही है, या जिस तरह वो बुखारी साहब कह रहे हैं मुलाकात तो किसी की भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पार्टी लेवल पर इस तरह का कोई फैसला किया गया है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह का मैस पीटीआई ने क्रिएट किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अहम तरीन ताल्लुकात को अपने नैरेटिव के लिए जिस तरह ख़राब किया है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें दूसरे मुल्क भी हैं, उसमें चाइना भी है। अमेरिका का तो काफ़ी सारा एक मैस क्रिएट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और ऐसा नैरेटिव है जिसका सर पैर नहीं है। मेरे ख्याल में जो वहाँ अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो हीट महसूस कर रहे हैं। किस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट पर, उनके लिए मुश्किल हो रही होगी और वो खुद से रब्ता कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। डोनाल्ड ड्यू कोई वज़ीर ख़ारजा तो नहीं है, वहाँ का एक मामूली सा अफसर है। उस अफसर से मिलने की क्या ज़रूरत थी? इस वक्त तो उसके पास साउथ एशिया का डेस्क भी नहीं है, तो उसको मनाने की, उसके पीछे जाने की क्या ज़रूरत थी? जबकि पार्टी उस पर इल्ज़ामात लगा रही है तो पार्टी को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेते तो फिर जाहिर है ये कहा जाएगा कि ये एफर्ट पार्टी की तरफ से की गई है कि अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब, सैयद यावर बुखारी साहब, ज़ैगम खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा भी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।